हाँ जी, लाइव है। अच्छा, हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट में हम ना हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें राजस्थान ज्योग्राफी वाले में फिजिकल डिवीजन वाला टॉपिक। फिजिकल डिवीजन में हम डेजर्ट वाला जो पार्ट है उसमें सेमेरिड जो डेजर्ट है, यानी जो एरी डेजर्ट वाला जो पार्ट है, सॉरी एरी डेजर्ट वाला जो पार्ट है उसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे हमादा, यानी विदाउट सैंड ड्यून एरिया। जबकि दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था विद सैंड ड्यून बालुका स्तूप युक्त एरिया। तो इस मरुस्थल के अंदर आपने दो फिजिकल डिवीजन, यानी इसको दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया था, दो भौतिक भागों में, जिसमें एक एरिड डेजर्ट अर्थात शुष्क मरुस्थल जिसको हमने राठी रीजन में नाम दिया है, जबकि दूसरा भाग था अपना सेमी एरिड अर्थात अर्ध शुष्क, और इस सेमी एरिड वाले पार्ट को हमने नाम दिया था बांगड़ रीजन, बांगड़ प्रदेश। तो इसमें जो एरिड डेजर्ट वाला पार्ट है, शुष्क मरुस्थल का मीनिंग, एरिड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल का मीनिंग है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इसको अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में डिवाइड किया। यानी अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एरिड डेजर्ट अगेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, जिसमें एक भाग हमने कवर किया था बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप मुक्त वाला जो पार्ट है ये हमारा हमादा रीजन, यानी जो पत्थर वाला मरुस्थल है, उस पथरीले मरुस्थल के लिए टाइटल यूज किया था या ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज किए थे हमादा। और इसमें कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज आपको बताए थे मैंने। ज्योग्राफिकल एरिया इसमें थे अपने जो जैसलमेर का पोखरण, रामगढ़ और लोदरवा। इसके बाद में एक बार जो स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में थोड़ी देर में देखूंगा आपके। हितेश गुप्ता, बरखान अनुप्रस्थ में आएगा क्या? देखो ये अनुप्रस्थ की तरह होते हैं, लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन कैसे यूज की है, यानी जब स्टार्टिंग के 5 ड्यून्स आपको करवाएंगे, 5 ड्यून्स के बाद में इनकी दो फैमिलीज होंगी। यानी एक होंगे जो राइट एंगल पे बनते हैं, समकोण पे बनते हैं, और एक वो ड्यून्स जो कि पैरेलल या समानांतर बनते हैं। उनके बारे में अभी बात करेंगे अपन। हाँ जी, ये इंसेलबर्ग वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में कवर करेंगे। तो ये लास्ट में हमने जो कंप्लीट किया था, जो एरिड डेजर्ट वाला बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश यानी हमादा रीजन, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था हमने बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। विद सैंड ड्यून रीजन, यानी जहां बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो बालुका स्तूप पाए जाते हैं वहां एक तो मीनिंग देखा जाता है कि मीनिंग ऑफ सैंड ड्यून क्या है।
बालुका स्तूप का अर्थ क्या है? तो बालुका स्तूप का अर्थ या मीनिंग होता है जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, मिट्टी का निक्षेपण या जमा होता है तो निर्मित जो स्थलाकृतियां होती हैं, उस निर्मित स्थलाकृति को बालुका स्तूप कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव हो तो निर्मित स्थलाकृति को बालुका स्तूप कहा जाता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में है। जबकि सभी प्रकार के एग्जाम्पल यानी ऑल टाइप ड्यून्स, तो मैक्सिमम ड्यून्स इन जैसलमेर एंड ऑल टाइप ड्यून्स सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर। सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रकार हैं, तो उन टाइप्स को हमने स्टार्ट किया था लास्ट में। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। बालुका स्तूप के प्रकार, तो बालुका स्तूप के प्रकार में एक तो आता है बरखान। तो बरखान अपन कंप्लीट कर चुके थे। बरखान बालुका स्तूप की विशेषताएं क्या क्या बताई थी आपको? एक तो ये क्रिसेंट या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है, अर्धचंद्राकार के साथ सर्वाधिक गतिशील, मोस्ट डायनेमिक है। सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप या स्थानांतरित बालुका स्तूप, सर्वाधिक स्थानांतरित बालुका स्तूप। तो मोस्ट डायनेमिक ड्यून्स में आते हैं। इन बालुका स्तूप में जो पवन की दिशा है, उस साइड का जो ढाल होता है वो उत्तर ढाल होता है, अर्थात कॉन्वेक्स स्लोप। आगे का जो ढाल होता है बालुका स्तूप में विंड डायरेक्शन के अपोजिट वाला, वो होता है कॉनकेव स्लोप, अवतल ढाल। इसके दोनों भुजाओं के बीच की जो चौड़ाई है वो लगभग 100 से 200 मीटर। एक इसके बालुका स्तूप की हाइट जो है वो इसमें से एक एक जीरो हटा दीजिए, यानी लगभग 10 से 20 मीटर, 10 to 20 मीटर। और राजस्थान में सर्वाधिक ये बालुका स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसमें एक तो शेखावाटी रीजन। शेखावाटी में भी मेन डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया था आपको? चूरू। चूरू के भालेरी विलेज में जो कुछ जगह पालेरी भी लिखा हुआ रहता है। फिर इसके अलावा जो कुछ ज्योग्राफिकल एरिया मैंने आपको बताए थे, उसमें बीकानेर का देशनोक, जोधपुर का ओसिया और जैसलमेर का वो एरिया जिसमें हमादा के आसपास वाले एरिया में जैसे पोखरण और रामगढ़ के आसपास भी ये ड्यून्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो सेकंड पे हमने स्टार्ट किया था, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। जब विंड डायरेक्शन के सामने यानी पवन की दिशा के समकोण पर विंड डायरेक्शन के आगे राइट एंगल पर जब कोई अवरोध आता है समकोण पर, तो वहां हवाएं जैसे टकराएंगे तो ये राइट एंगल पे ड्यून्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी टी से बनाते हुए। तो ये टी वाला ट्रांसवर्स है। तो इसमें कीवर्ड है जब पवन के समकोण पर बालुका स्तूप बनते हैं, यानी व्हेन द सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड एट द राइट एंगल ऑफ विंड डायरेक्शन,
जब पवन के समकोण पर बालू का स्तूप बनते हैं तो उनको अनुप्रस्थ कहा जाता है। ये बीकानेर वाले एरिया में पूगल में, हनुमानगढ़ रावतसर वाले में, श्री गंगानगर सूरतगढ़ जिसमें बरखान भी आते हैं। उसके अलावा मुख्यतः जैसलमेर का जो एरिया है उन क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें मेन एरिया वैसे होता है बीकानेर, बीकानेर पूगल क्षेत्र, बीकानेर पूगल। बाकी श्री गंगानगर सूरतगढ़, हनुमानगढ़ रावतसर, चूरू डिस्ट्रिक्ट एंड जैसलमेर। तो ये लगभग जो 3-4 इंपॉर्टेंट जिले हैं वो आपको याद रखने हैं इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स के बाद में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून, लॉन्गिट्यूडनल को इनको अपन रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। यह इन्हीं के लिए रेखिक शब्द भी यूज करते हैं। रेखिक बालू का स्तूप अर्थात इसमें जो विंड डायरेक्शन होती है, विंड या जो पवन की दिशा है, उसमें विंड्स की जब स्पीड तेज होती है तब तक उसके साथ मिट्टी उड़ती है, और जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है तो मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होना स्टार्ट होता है। तो विंड डायरेक्शन के पैरेलल या समानांतर, पैरेलल या समानांतर जो ड्यून्स बनते हैं, इन समानांतर बनने वाले ड्यून्स को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर सैंड ड्यून्स, यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और रेखिक बालू का स्तूप। तो एक लाइन के रूप में होते हैं ये, तो इनको लीनियर सैंड ड्यून अर्थात रेखिक बालू का स्तूप, एंड लॉन्गिट्यूडनल, यानी जो यहां लिखा था अपने लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें एल एंड एल एक लाइन के रूप में, यानी इसमें पवन की दिशा और ड्यून्स है वो एक लाइन के रूप में दिखाई देते हैं, एक रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। इस कारण इनको रेखिक, रेखिक या रेखीय बालू का स्तूप या विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनने के कारण इनको लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है। तो इसमें कीवर्ड आपका ये आता है पैरेलल। तो जब पवन के समानांतर बालू का स्तूप बनता है या जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव विंड डायरेक्शन की दिशा में ही किया जाता है, when the winds deposit of soil to the parallel of wind direction, then formed structure is known as longitudinal और linear। जब पवन के समानांतर मिट्टी का जमाव होता है तो इसको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखिक बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। यह राजस्थान के उस जिले में अधिक है जहां सामान्यतः मरुस्थल का विस्तार अधिक है। तो मरुस्थल सबसे ज्यादा किस जिले में है? जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है अर्थात जैसलमेर। तो ये बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में इनका जो विस्तार है मुख्यतः बीकानेर की ओर भी होता है। प्रमुख नदी बेसिनों के निकट, रिवर बेसिन्स के अंदर जैसे पश्चिमी राजस्थान में एक तो लूनी वाला जो पार्ट है उसके आसपास, जैसे जवाई नदी है तो जवाई नदी के आसपास वाले एरिया में। तो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में नदियों के किनारे या नदी बेसिनों के निकट। तो दिस ड्यून्स आल्सो फाउंड अलोंग रिवर बेसिन्स, फॉर एग्जांपल लूनी एंड जवाई। तो ये रिवर बेसिन्स के निकट भी होते हैं, जैसे लूनी और जवाई के निकट। तो इसमें मेन डिस्ट्रिक्ट ये याद रखिएगा, जैसलमेर। तो अभी जो ड्यून्स हमने कंप्लीट किए हैं उसमें
ये वाले जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जैसलमेर में अधिक है। इसके जस्ट ऊपर की ओर बीकानेर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप अधिक है। बीकानेर के जस्ट ईस्ट में चूरू की तरफ बरखान सर्वाधिक है। तो ये बरखान वाला जिला है मैक्सिमम जहां बरखान है। ये मुख्यतः अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वाला है, और ये जैसलमेर वाला है, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक सैंड ड्यून, हिंदी में वैसे इसको कहा जाता है परवल लेक। परवल लेक बालू का स्तूप। परवल लेक बालू का स्तूप। जैसे ये बालू का स्तूप है, इसमें ये विंड डायरेक्शन या पवन है। पवन से इस प्रकार के जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं इनको क्या कहा जाता है? बरखान। जब बालू का स्तूप बरखान के विपरीत बने, जैसे इस प्रकार का, देखने में थोड़ा बहुत आपको ये बरखान की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये बरखान की तरह इतना ज्यादा फोल्ड नहीं होता। इसमें जो बैंड या फोल्ड होता है वो हल्का होता है, कम होता है। और इसमें विंड डायरेक्शन भुजाओं के अपोजिट आती है। तो जैसे भुजाएं हैं उसी साइड से विंड्स आती है, जबकि बरखान में जो भुजाएं हैं इसके आर्म्स जो हैं, तो इसकी आर्म या भुजाएं उसी डायरेक्शन में विंड चलती है। तो भुजाओं की दिशा और विंड डायरेक्शन एक ही दिशा में, एक ही साइड में है। जबकि इसमें ड्यून्स की जो दिशा है और जो विंड डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मीनिंग ये बरखान के विपरीत होता है, अपोजिट टू बरखान। अपोजिट टू बरखान, बरखान के विपरीत। तो एक तो इसमें यह कीवर्ड यूज किया जाता है, बरखान के विपरीत बनने वाले बालू का स्तूप। एक इसमें जो फोल्ड होता है इनका इस तरीके से होता है जैसे महिलाओं के बालों की जो क्लिप होती है, यानी हेयर पिन जैसा। तो जो दूसरी तुलना इसकी की जाती है वो हेयर पिन से की जाती है। तो हेयर पिन यानी जो महिलाओं के बालों की क्लिप है, उनसे भी इसकी तुलना होती है। तो इसमें दो तरीके की डेफिनेशन हम यूज करते हैं, बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसे बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? पैराबोलिक। इनको किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में यह नहीं बताया गया कि इन जिलों में अधिक है। इनके लिए कहा जाता है कि मरुस्थल के सभी जिलों में है। इसका मीनिंग दीज ड्यून्स आर फाउंड इन ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये राजस्थान के सभी जिलों में नहीं है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व में मैदान और हाड़ौती वाला एरिया है, अरावली वाला एरिया, उसमें क्यों मिलेंगे? ये मिलेंगे डेजर्ट के सभी जिलों में, ना कि राजस्थान के सभी जिलों में। तो सभी जिलों में है, इसका मीनिंग इनका जो टोटल काउंटिंग करें तो ये राजस्थान में सबसे अधिक मिलने वाले बालू का स्तूप है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक। कारण, क्योंकि ये सभी मरुस्थलीय जिलों में फैला हुआ है। तो जो मरुस्थलीय जिलों में सब में काउंट होगा, इसका मीनिंग वो संख्या में अधिक होगा। तो पैराबोलिक में तो डेफिनेशन तो जो इसमें लिखा है लगभग वही है, बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसे बालू का स्तूप को परवलयी कहा जाता है। यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि यह सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत है।
क्योंकि यह सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत है। बिकॉज दिस ड्यून्स आर एक्सटेंट इन ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट। तो इस सब पे ध्यान देना कि राजस्थान के सभी जिलों में नहीं है, यह राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में है। फिर आता है अपना स्विफ्ट सैंड ड्यून्स। स्विफ्ट सैंड ड्यून, सिर्फ बालू का स्तूप। तो जो स्विफ्ट सैंड ड्यून वाला जो पार्ट है, जैसे ये वाला है बरखान, बरखान में दो चेंज होते हैं, उसके बाद ये बनते हैं। जैसे एक तो विंड डायरेक्शन परिवर्तित हो, पवन की दिशा में चेंजेस हो जाए, और उस समय चेंज होने से बरखान की केवल एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये एक भुजा वाला जो बरखान है, इसी को ही सिर्फ कहा जाता है। तो इसका मीनिंग इसमें कितने चेंजेस हुए हैं? तो इसमें आपके दो चेंजेस देखने को मिले हैं। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो फर्स्ट चेंज तो ये हो गया, विंड डायरेक्शन में चेंज हुआ है। पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो सेकंड इसमें चेंज है, बरखान की एक भुजा का आगे की ओर बढ़, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इसका मीनिंग इसमें जो मिट्टी है वो ज्यादातर विंड डायरेक्शन में जमा होती है। तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सिफ कहा जाता है। अब कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ कि इस जिले में अधिक है, बाकी जनरली हम उन जिलों में इसको लिख सकते हैं जो राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं, क्योंकि जोधपुर तो ऐसा जिला है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप है। तो इसमें मुख्यतः नहीं लिखकर इसको लिखते हैं सामान्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं शेखावाटी में पाए जाते हैं। तो इसका मीनिंग है, सामान्यतः शब्द का मीनिंग है कि यानी जो एक ड्यून्स भी अगर मिल गया तो सामान्यतः में ठीक है। और मुख्यतः लिखते हैं तो मुख्यतः का मीनिंग उस जिले में मेनली ज्यादा होने चाहिए। जैसे बरखान मुख्यतः शेखावाटी में अधिक है, तो इसका मीनिंग है कि बरखान ड्यून्स आर मेनली फाउंड इन शेखावाटी, और शेखावाटी में मुख्यतः चूरू। अब स्टार्टिंग के जो 5 ड्यून्स अपन कंप्लीट करते हैं, ये 5 कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे जो मुख्यतः राइट एंगल या समकोण वाले जो ड्यून्स हैं वो कौन कौन से हैं। यानी समकोण या राइट एंगल यहां अपने आप में एक कैटेगरी है कि वो बालू का स्तूप जिसमें मिट्टी मुख्यतः राइट एंगल पे जमा होती है, तो राइट एंगल ड्यून्स या समकोण वाले बालू का स्तूप, समकोण वाले बालू का स्तूप, राइट एंगल ड्यून्स। और एक समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। समानांतर बालू का स्तूप, पैरेलल सैंड ड्यून्स। पैरेलल सैंड ड्यून्स। तो राइट एंगल ड्यून्स का बेस्ट एग्जांपल तो राइट एंगल वाला कौन सा है, समकोण वाला कौन सा है, अनुप्रस्थ। तो पहला आंसर तो अपने को यही लेना है कि इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसवर्स। फिर ट्रांसवर्स की तरह और अनुप्रस्थ की तरह और कौन से होते हैं? तो ये वाला जो बरखान वाला पार्ट है जिसमें मिट्टी मुख्यतः बरखान में राइट एंगल या समकोण पे ज्यादा जमा होती है, तो बरखान भी मुख्यतः इसी प्रकार का है।
लेकिन इसमें एग्जामिनर जनरली क्वेश्चन यहां से बनाता है फिर कि अनुप्रस्थ की तरह कौन से होते हैं। इसका मीनिंग जो राइट एंगल ड्यून्स हैं उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं कि राइट एंगल वाले कौन कौन से हैं। तो राइट एंगल वाला परफेक्ट और एक आंसर पूछे तब तो आंसर रहेगा ट्रांसवर्स। और फिर पूछा जाए ट्रांसवर्स की तरह कौन है, तो बरखान में भी ज्यादातर मिट्टी राइट एंगल पे भुजाओं की और मिट्टी कम जाती है। फिर अगर आप पैराबोलिक देखें तो पैराबोलिक के अंदर भी ज्यादातर जो मिट्टी है वो राइट एंगल पे जमा हो रही है। विंड डायरेक्शन के सामने की ओर जो मिट्टी है वो कम है इस साइड में। तो इसका मीनिंग पैराबोलिक भी लगभग इसी कैटेगरी का है। तो ये आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुप्रस्थ की तरह। अनुप्रस्थ का मीनिंग है राइट एंगल ड्यून्स की तरह। तो अनुप्रस्थ राइट एंगल का बेस्ट एग्जांपल यही है। अगर एक ऑप्शन पूछे तो आंसर ये रहेगा। ये तीन चार ऑप्शन में दिए हुए हैं और फिर पूछा जाए समकोण वाला कौन सा है, तो समकोण में हमें एक आंसर लेना हो तो वो एक आंसर आपका क्या रहेगा, वो एक आंसर रहेगा अपना अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। और जब क्वेश्चन में ही ट्रांसवर्स आ जाए कि ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ की तरह कौन है, तो ये तो नहीं बताएंगे ट्रांसवर्स की तरह ट्रांसवर्स है, और ट्रांसवर्स ऑप्शन में होगा भी नहीं, वो तो क्वेश्चन में अपने। तो ट्रांसवर्स की तरह कौन है, तो आंसर रहेगा बरखान और पैराबोलिक। और उसके बाद में जो समानांतर या पैरेलल ड्यून्स हैं, तो समानांतर के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो पैरेलल वाला है, यानी जो विंड डायरेक्शन के समानांतर बनते हैं। तो उसके अंदर एक तो आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, या जिसको जनरली हम रेखिक बालू का स्तूप कहते हैं। और एक मुख्यतः विंड डायरेक्शन की दिशा में बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ती जाती है, पवन की दिशा की ओर। और बरखान की एक भुजा वाला जो पार्ट है उसको नाम क्या दिया था, सिफ। यानी बरखान में दो तरीके के चेंज हुए, एक विंड डायरेक्शन और एक उसकी भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो वो अपने आप में सिफ सैंड ड्यून। तो ये दोनों ड्यून्स किस कैटेगरी में, पैरेलल ड्यून्स की कैटेगरीज में। तो अपने स्टार्टिंग वाले जो 5 ड्यून्स हैं जिनको हम दो फैमिलीज में डिवाइड कर चुके हैं, एक तो राइट एंगल ड्यून्स के अंदर, और राइट एंगल यानी समकोण वाले बालू का स्तूप, और एक विंड डायरेक्शन के पैरेलल, पैरेलल यानी समानांतर बालू का स्तूप। उसके बाद में जो ड्यून्स हैं उसमें आता है तारानुमा बालू का स्तूप। स्टार टाइप सैंड ड्यून्स। स्टार टाइप सैंड ड्यून्स, स्टार टाइप सैंड ड्यून का मीनिंग ये है जब विंड डायरेक्शन डायनेमिक होती है, यानी पवन की दिशा बार बार चेंज होती है। कभी विंड डायरेक्शन इधर से है, कभी विंड डायरेक्शन इस साइड से है, कभी जो विंड डायरेक्शन है वो इस साइड से है, कभी विंड डायरेक्शन इस साइड से है। तो इसका मीनिंग है कि पवन की दिशा जब बार बार चेंज होती है तो उससे बालूका स्तूप की अलग अलग भुजाएं बनती हैं, और इसमें कम से कम 3 भुजा होना जरूरी है, 3 भुजा या अधिक। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी जब अनियमित हवाओं से बनने वाले बालूका स्तूप। इसका मीनिंग है कि इन बालूका स्तूप का निर्माण इरेगुलर विंड्स अर्थात डायनेमिक विंड्स के साथ होता है। तो दीज ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स, कि ये बालूका स्तूप अनियमित हवाओं से निर्मित है। इसका मीनिंग फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे नहीं होता कई बार अपने मकर संक्रांति के अंदर अपन सुबह पतंग किसी और डायरेक्शन में उड़ा रहे होते हैं, शाम को दूसरे डायरेक्शन में उड़ा रहे होते हैं, और दोपहर में कोई और डायरेक्शन होती है अपनी। तो ये अलग अलग डायरेक्शन, जैसे जैसे विंड्स डायरेक्शन चेंज करती है तो बालूका स्तूप के अलग अलग भुजाएं बनती हुई चलती हैं। तो जिन एरियाज में डायनेमिक विंड्स हो, अनियमित हवाएं हो, बार बार डायरेक्शन चेंज हो, तो उसमें बालूका स्तूप की अलग अलग भुजाएं बनती हैं। जब ये भुजाएं कम से कम 3 हो या उससे ज्यादा हो तो हम उसको किस रूप में जानते हैं, स्टार टाइप ड्यून्स के रूप में, तारानुमा बालूका स्तूप के रूप में।
अनियमित हवाओं से निर्मित बालू का स्तूप। अनियमित हवाओं से निर्मित बालू का स्तूप। तो एक तो कीवर्ड आपका इरेगुलर विंड्स है, उनके द्वारा बनते हैं निर्मित बालू का स्तूप, जिनमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। जिनमें 3 या अधिक भुजाएं होती हैं, यानी कम से कम 3 होनी चाहिए। यानी these dunes या these sand dunes have 3 and more than 3 arms. 3 and more than three arms। तो जिनमें 3 या अधिक भुजा होती है। इन ड्यून्स में एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इनके एरियाज को लेकर। एरिया को लेकर यानी राजस्थान के कौन से जिले में अधिक हैं। तो जिले की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक जैसलमेर में, जैसलमेर के बाद में श्री गंगानगर के सूरतगढ़, जो ज्यादातर एग्जाम में ऑप्शन ये रहता है जैसलमेर नहीं होता तो आंसर इसको मानते हैं। तो नंबर 2 पे श्री गंगानगर सूरतगढ़। और ये दोनों नहीं हो देन आंसर मानेंगे बीकानेर। तो इसमें ये मेन डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैसलमेर, श्री गंगानगर एंड बीकानेर। तो ज्यादातर तो एग्जाम में जैसलमेर नहीं होके जैसा कि आपको बताया श्री गंगानगर सूरतगढ़। और इसमें भी जिला कम दिया जाता है, स्थान ही दिया जाता है। तो सूरतगढ़ अपने बरखान भी है, सूरतगढ़ में अपने अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स भी हैं, सूरतगढ़ में अपने तारानुमा भी हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक मरुस्थल में झाड़ियों के निकट यानी श्रब के पास में बनने वाले बालू का स्तूप होता है। श्रब यानी झाड़ी, उसको नाम दिया जाता है श्रब का पीस। श्रब का पीस सैंड ड्यून्स। तो श्रब का पीस सैंड ड्यून्स का मीनिंग ये होता है कि जो मरुस्थल एरिया है, डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट या जो मरुस्थल है उसमें इस तरीके की छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं। उन झाड़ियों के पास में झाड़ियों की हाइट में मिट्टी जमा होती है। झाड़ियों की हाइट में मिट्टी जमा होती है, इससे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं। क्योंकि झाड़ियों की जैसी हाइट होगी, ये डेजर्ट एरिया में जो झाड़ियां हैं ये अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मिट्टी को रोकती हैं। तो झाड़ियों की जैसी हाइट होगी, मुख्यतः ड्यून्स उतने ही बड़े बनेंगे। तो मरुस्थल में झाड़ियों के निकट निर्मित छोटे बालू का स्तूप मीनिंग स्मॉल सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड अलोंग या सराउंडिंग पार्ट ऑफ श्रब और बुशेज। यानी जो मरुस्थल में झाड़ियों के निकट या उसके आसपास जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको कहते हैं झाड़ी वाले बालू का स्तूप। तो हिंदी में तो बड़ा अजीब सा लगता है झाड़ी वाले रेत के टीले। तो इसका हिंदी में भी जो मीनिंग है वो इंग्लिश वाली टर्म से में लिखा हुआ है, हालांकि गड़बड़ कई बुक्स में जो किया हुआ है। जो श्रब श्रब का पीस वाला जो पार्ट है, इसमें श्रब का जो मीनिंग है वो झाड़ी है, तो इसमें श्रब का पीस लिखा हुआ रहता है। इन ड्यून्स के लिए अपन एक शब्द और यूज करते हैं, नेबखा। इनको नेबखा ड्यून्स भी कहा जाता है। हालांकि कई जगह नेबखा का मीनिंग ये रहता है कि झाड़ी के पीछे वाले बालू का स्तूप। तो पीछे वाले तो कैसे पता चलेंगे कि जो ड्यून्स है इधर है और एक इस साइड में है। अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो आपके लिए पीछे वाला ये हो गया,
और आप इस साइड से अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो इसका मीनिंग है कि पीछे वाला फिर आपके लिए ये हो गया। तो मीनिंग वही है कि झाड़ी के पास जो रेत के टीले बनेंगे वो श्रब का पीस, श्रब यानी झाड़ी। अब कई बुक्स में ये जो रै की मात्रा है सै के नीचे नहीं लगे, बै के नीचे लगा हुआ है, तो गलती से सब्र का पीस बना हुआ है, तो सब्र का पीस नहीं होता, श्रब, श्रब यानी झाड़ी। अब इस प्रकार के रेत के टीले मुख्यतः जैसलमेर यानी जो बड़े जिले हैं जहां कंटीली वनस्पति जीरो फाइट्स होती है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर, तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये उन क्षेत्रों में मुख्यतः अधिक पाए जाते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट को याद रखिए, राजस्थान के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं मुख्यतः क्या, जहां पे जीरो फाइट यानी कंटीली वनस्पति पाई जाती है, तो जहां वनस्पति कंटीली होगी इसका मीनिंग उसके निकटतम एरिया में अधिक देखने को मिलेंगे। इसके बाद में श्रब का पीस है, उसके बाद में नेक्स्ट है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क सैंड ड्यून, नेटवर्क बालू का स्तूप का मीनिंग ये लिया जाता है जब ड्यून्स अपने कनेक्ट हो आपस में, जैसे ये बरखान है, तो जैसे बरखान ही बरखान हो आपस में जुड़े हुए हों, तो कनेक्टिंग जो ड्यून्स होते हैं, जुड़े हुए बालू का स्तूप होते हैं, उनको नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। हालांकि वैसे तो एक टर्म्स होनी चाहिए, नेटवर्क ड्यून्स का टाइप नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपस में जुड़े हुए तो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे बरखान जुड़े हुए हों, हो सकता है सारे अनुप्रस्थ जुड़े हुए हों, लेकिन इसको ड्यून्स के टाइप में माना गया, तो अपने को भी मानना है। भाई ज्योग्राफी अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से नहीं चलेगी, तो अपने को उसको डिफाइन करना है कि ये किस प्रकार के, तो आपस में जुड़े हुए रेत के टीले जब आपस में कंटिन्यू कनेक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं नेटवर्क। जैसे आप अपने अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहते हो, इसका मीनिंग अच्छे नेटवर्क में रहना, यानी दोस्तों के नेटवर्क में रहना, जुड़ाव में रहना। तो जब ड्यून्स भी आपस में जुड़े हुए हों, अर्थात कनेक्टिंग ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून, आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए बालू के स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप। या एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये बालू का स्तूप का जो नेटवर्क होता है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम से जो बालू का स्तूप है धीरे धीरे हरियाणा की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि हरियाणा की ओर डेजर्टिफिकेशन, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो धीरे धीरे, क्योंकि पूर्व में तो अरावली आ जाती है, इस कारण ये अरावली के ईस्ट में कम बढ़ता है, जबकि ये हवाएं हैं अरावली के पैरेलल हरियाणा की तरफ इसको अधिक बढ़ाती हैं। तो ये ड्यून्स मुख्यतः बीकानेर, चूरू, हरियाणा के इस साइड में लोहारू की तरफ, तो बीकानेर, चूरू, लोहारू, इन क्षेत्रों के अंदर ये बालूका स्तूप मुख्यतः पाए जाते हैं। यानी जो ड्यून्स है उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो कनेक्टिंग ड्यून्स हैं, जुड़े हुए बालूका स्तूप हैं, वो नेटवर्क है। अब बालूका स्तूप के अंदर आजकल जो एग्जाम में अधिक पूछने लग गए हैं वो है अवरोधी बालूका स्तूप। अवरोधी बालूका स्तूप
ये इसको एक नाम और दिया जाता है, जीवावशेष बालुका स्तूप, यानी जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवावशेष। जीवावशेष बालुका स्तूप। ये ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून के रूप में, यानी किसी अवरोध के कारण बनने के कारण ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून, और जीवों के अवशेष होने के कारण, फॉसिल्स होने के कारण इनको फॉसिलाइज्ड फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। तो अवरोधी बालू का स्तूप या जीवावशेष बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप इस तरीके से बनते हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान में जो विंड्स आती हैं, तो विंड्स के सामने आती है अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन में जैसे पर्वत हैं, तो इनके अवरोध के कारण ये माउंटेन्स की जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है वहां पे मिट्टी का जमाव करेगी, वहां पे भी ड्यून्स बनते हैं। कुछ जगह ये हवाएं पर्वतों को क्रॉस करके नेक्स्ट साइड में भी मिट्टी का जमाव करती है। तो ये मुख्यतः दोनों तरफ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि अरावली के अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप, मीनिंग है कि दीज ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय बैरियर ऑफ अरावली हिल्स, यानी अरावली हिल्स के बैरियर या अवरोध से बने होते हैं। एंड दीज ड्यून्स आर फॉर्म्ड बोथ साइड ऑफ माउंटेन या हिल्स, कि ये पर्वत और पहाड़ी के दोनों तरफ बने होते हैं। तो पर्वत के अवरोध से निर्मित, तभी इनको अवरोध ही कहा जाता है। पर्वत के अवरोध से निर्मित नेक्स्ट पॉइंट, पर्वत के अवरोध के साथ इसमें दूसरा पॉइंट यूज करते हैं अपन, पर्वत के दोनों तरफ निर्मित, एंड जिस साइड से विंड आ रही है और अपोजिट साइड में भी पर्वत या अवरोध के दोनों ओर निर्मित। दोनों तरफ या दोनों ओर निर्मित एक ये फॉसिल वाला पॉइंट याद रखिए कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कारण ये है कि जो अरावली वाला पार्ट है उसमें अपने वेजिटेशन या वनस्पति उपस्थित होती है, और वनस्पति जहां होती है वहां पे जीव उपस्थित होते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया कौन सा माना गया है? अरावली। तो धीरे धीरे जो जीवों के गलने सड़ने के कारण, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है तो जीवों के अंश नीचे की ओर आके जमा हो जाते हैं पर्वत घाटियों में, फिर वहां रेत के टीले बनते हैं। तो इसका मीनिंग जो नीचे जीवाश्म है उनको ये कवर कर लेते हैं रेत के टीले। तो इस कारण कहा जाता है इनमें फॉसिल्स हैं, जीवाश्म है, वो भंडारित होते हैं नीचे की ओर। क्योंकि पहाड़ों से जो जीवों के कंकाल या उनके शरीर के पार्टिकल या वेजिटेशन है, उनका गला सड़ा अंश जो है वो सब आपके फॉसिल्स या जीवाश्म में काउंट होते हैं। इस कारण इनको जीवाश्म बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अब ये बालू का स्तूप मिलते हैं अरावली की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। जैसे आप अजमेर के अंदर बात करें तो पुष्कर के निकट जो बेस्ट एग्जाम्पल है इनका, जैसे ये अरावली वाला पार्ट है, अरावली माउंटेन, तो ये पश्चिमी राजस्थान से आने वाली जो हवाएं हैं, तो एक तो पुष्कर के निकट, जैसे कभी आप पुष्कर विजिट करने गए हो तो वहां पे पुष्कर झील की ओर चलते हैं, तो झील के पास में जाने से पहले जहां मेले का आयोजन होता है वो वाला जो एरिया है जहां रेत के टीले हैं पहाड़ी के बीच में, ये अवरोधी बालू का स्तूप। आप जयपुर की तरफ आएंगे तो जयपुर में एक जगह आती है बेचून, बेचून के पास में, जयपुर के नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे आप डीडवाना कुचामन की तरफ तो जयपुर का एक स्थान आता है जोबनेर, तो जोबनेर के निकट। और जयपुर के नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो जयपुर के नॉर्थ की तरफ डिस्ट्रिक्ट आता है सीकर, तो सीकर के निकट।
तो इसका मीनिंग है जो अरावली वाला एरिया है पुष्कर से नॉर्थ वाला एरिया, क्योंकि डेजर्ट अपना इसी साइड में बढ़ता है, अरावली के नॉर्थ इस साइड में हरियाणा की तरफ। तो ये मुख्यतः अरावली के अवरोध के कारण पुष्कर में, जयपुर के बिचून में, जयपुर के जोबनेर में और सीकर वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ ज्योग्राफिकल एरिया हैं जो मुख्यतः अरावली वाले रीजन के आते हैं। तो इसका मीनिंग जो अरावली की पहाड़ियों के आसपास बनते हैं वो अपने आप में कौन से हैं? अवरोधी बालू का स्तूप। तो अपना जो ड्यून्स वाला पार्ट था यानी शुष्क मरुस्थल के अंदर, एरिड डेजर्ट के अंदर एक तो बालू का स्तूप मुक्त एरिया यानी हमादा, यानी जिसको पत्थर वाला मरुस्थल हमने कहा था, पथिल्ला मरुस्थल, रॉकी डेजर्ट, हमादा। दूसरा पार्ट था विद सैंड ड्यून। विद सैंड ड्यून का मीनिंग है कि जिस क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो वहां उसके टाइप्स भी मिलते हैं, प्रकार भी मिलते हैं। तो यहाँ राजस्थान में मुख्य जो प्रकार पाए जाते हैं उसमें अपने 9 प्रकार हमने कवर किए हैं। तो ये 9 प्रकार के साथ आपका जो एरिड डेजर्ट का पार्ट है ये तो कंप्लीट हो गया। तो मरुस्थल के हमने 2 भाग किए थे। तो 2 भाग में एक तो एरिड डेजर्ट यानी जो राठी प्रदेश है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट आपका बचा हुआ है अर्थात सेमेरी डेजर्ट। नेक्स्ट है सेमेरी डेजर्ट। अर्ध शुष्क मरुस्थल, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? बांगड़ रीजन या बांगड़ प्रदेश। सेमेरी डेजर्ट और बांगड़ रीजन। इसका मीनिंग यह है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग यानी एरिड डेजर्ट, जिसमें अधिकतम वर्षा हमने मानी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पश्चिम में सम एरिया से 0 से लेके 25 सेंटीमीटर का एरिया एरिड डेजर्ट। फिर एरिड से आगे का जो पार्ट है यहां तक जो अरावली वाला पार्ट है, तो इस अरावली वाले पार्ट को मानते हैं 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और इसके बीच वाला जो ये पार्ट आता है ये आता है सेमेरी डेजर्ट, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो डेफिनेशन हम 2 तरीके से दे सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल यानी 25 सेंटीमीटर एवं अरावली क्षेत्र यानी 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को सेमेरी डेजर्ट अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल और बांगड़ रीजन कहा जाता है। मीनिंग ये हुआ कि ए ज्योग्राफिकल रीजन विच इज लोकेटेड बिटवीन एरी डेजर्ट एंड अरावली, यानी एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच में स्थित। शुष्क मरुस्थल यानी 25 सेंटीमीटर और अरावली यानी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अरावली के ऊपर एक एवरेज वर्षा जो है यह एक जो प्रमुख समवर्षा रेखा मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, तो वो एक एवरेज वर्षा वाला क्षेत्र 50 सेंटीमीटर वाला एरिया कौन है? अरावली। जबकि पश्चिम में जो एरिड वाला जो पार्ट है सूखा, उसमें अधिकतम वर्षा है 25, तो 25 से 50 के बीच वाला एरिया यानी एरिड से अरावली तक का जो एरिया है, एरिड और अरावली के बीच वाला जो एरिया वो सेमेरिड। तो डेफिनेशन में हम इस तरीके से लिखेंगे इसमें, शुष्क मरुस्थल यानी एरिड डेजर्ट 25 सेंटीमीटर एवं अरावली रीजन अरावली प्रदेश अरावली प्रदेश 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, अर्थात सेमी डेजर्ट। तो इसमें हो सकता है कि एग्जामिनर ये रेनफॉल स्केल यूज करे 25 से 50 सेंटीमीटर, हो सकता है फिजिकल डिवीजन के नाम यूज करे एरिड डेजर्ट एंड अरावली रीजन। अब अध्ययन की दृष्टि से इस भाग को हम, जैसे एरिड डेजर्ट को कितने भागों में बांटते हैं, सूखे मरुस्थल को 2 भाग में, और दोनों भाग मुख्यतः बालुका स्तूप के आधार पर होते हैं। एक में बालुका स्तूप नहीं है, जो कि एक छोटा हिस्सा है 41.5%, और जो दूसरा हिस्सा है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, वो उस एरिड डेजर्ट का बड़ा हिस्सा है 58.5%। तो इसका मीनिंग एरिड के हमने 2 हिस्से किए, सेमी एरिड के हम 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में 2 नदियों के नाम से और 2 ज्योग्राफिकल एरिया यानी शेखावाटी और नागौर के नाम से। नदियों के नाम डेजर्ट में मुख्यतः एक तो नॉर्थ में है घग्गर बेसिन या घग्गर प्लेन, और एक राजस्थान के गुजरात के टच में आते हैं लूनी बेसिन। तो इस वाले ज्योग्राफिकल एरिया को, सेमी डेजर्ट को अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो आता है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन वाले एरिया में अपने गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, इस कारण इसका एक नाम और भी बोला जाता है गोडवाड़ बेसिन। इसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि जो अपने निकटतम एरिया से थोड़ा हाइट पर होता है, इस कारण इसको नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। फिर नागौरी उच्च भूमि के उत्तर में आता है शेखावाटी, और शेखावाटी में एक अंतःप्रवाही नदी बहती है कांतली। तो इस कारण शेखावाटी अंतःप्रवाह के नाम से जाना जाता है कांतली के कारण। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र अर्थात शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन, नागौरी अपलैंड, और जो सबसे ऊपर की ओर आता है राजस्थान में, वो आता है घग्गर मैदान या घग्गर प्लेन, या जिसको घग्गर बेसिन भी बोलते हैं। तो घग्गर बेसिन एंड घग्गर बेसिन। अब ये मुख्यतः इस एरिया में सेमेरी डेजर्ट में किस तरीके से बटे हुए हैं? तो ये वाला जो पार्ट है अरावली के पश्चिम वाला, अरावली के पश्चिम वाला जो मुख्यतः अजमेर से नीचे की ओर जो लूनी का एरिया है, तो एक पार्ट तो इसमें डिवाइड है लूनी बेसिन में, सदन वाला। इसके जस्ट ऊपर की ओर जो एरिया आता है राजस्थान का सेंटर, जिसको हम कहते हैं नागौर, तो एक पार्ट ये आपका नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। इस नागौरी उच्च भूमि के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया आता है हरियाणा के टच वाला शेखावाटी, इसके ऊपर वाला किसमें आएगा? शेखावाटी अंतः प्रवाह। और सबसे ऊपर वाला जो भाग है जहां हरियाणा की ओर से या हिमालय की ओर से आने वाली जो नदी है घग्गर, ये एंट्री करके पाकिस्तान की ओर जाती है, तो ये एरिया इसमें आएगा घग्गर बेसिन के रूप में।
घग्गर बेसिन के रूप में। तो ये सदन वाला पार्ट हो गया आपका लोनी बेसिन, नेक्स्ट नागौरी अपलैंड, देन शेखावाटी, और नंबर 4 है घग्गर बेसिन। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इनके नाम याद होने चाहिए अपने को। नाम याद होने का मीनिंग है कि जो नीचे वाला है वो लोनी बेसिन, जिसको हम वहां की स्थानीय बोली गोडवाड़ी के आधार पर गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। उसके जस्ट ऊपर वाला नागौर, उसका कोई दूसरा उपनाम नहीं है क्योंकि जिले के नाम से है। तो नागौरी अपलैंड यानी अपने स्थानीय स्थलीय भाग से जो लोकल रीजनल पार्ट है उसका, उससे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो इसका नागौरी अपलैंड के रूप में। और शेखावाटी में एक अंतः प्रवाही नदी है, यानी जो बहते बहते धरातल में समाप्त हो जाती है, यानी जिन रिवर्स में पानी कम होता है वो बहते बहते और इनलैंड हो जाती हैं। जैसे अपने सिर्फ एक घर का पानी हो और घर से बाहर निकले तो कुछ दूर जाके वो जमीन में समा जाता है, तो इनलैंड रिवर्स भी ऐसी होती है। तो शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन, और राजस्थान के उत्तर में गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर बेसिन। तो इन चार में से आपके नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट तो है रिवर बेसिन यानी घग्गर बेसिन, लोनी बेसिन, और बीच में दो जिलों के नाम से नागौरी अपलैंड और शेखावाटी इनलैंड। नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो एक तो इनमें जनरली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेमेरी डेजर्ट का पार्ट नहीं है या बांगड़ का पार्ट नहीं है। जैसे ऑप्शन दे दिया गोडवाड़, तो गोडवाड़ तो लूनी को ही कहते हैं। गोडवाड़ बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी या बनास बेसिन। तो बनास बेसिन का यहां नाम नहीं आया। बनास को हम पढ़ेंगे राजस्थान में अरावली के ईस्ट में, यानी बनास मैदान आता है राजस्थान के पूर्वी मैदान में, राजसमंद की पहाड़ियों से निकल के यहाँ चंबल तक जो चलेगी वो चलेगी बनास। फिर बनास यहाँ सवाई माधोपुर में चंबल में मिलेगी, तो चंबल बेसिन भी इधर है। राजस्थान के दक्षिण में पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिण में माही का मैदान भी आता है। जयपुर जिसका कुछ हिस्सा कोटपुतली बहरोड की तरफ है, वहां से एक नदी बाणगंगा, तो बाणगंगा बेसिन भी इधर ही आता है। तो हम जैसे जैसे आगे वाले फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, और फिजिकल डिवीजन के बाद में हम नदियां पे ही पढ़ेंगे आगे, तो इसका मीनिंग ये आपके भौतिक प्रदेशों में भी कवर होंगे मैदान, और आगे नदी का चैप्टर अलग से दिया हुआ है तो उसमें भी कवर होंगे। तो ये टॉपिक आपका धीरे धीरे आगे और बेटर हो जाएगा। तो सेमेरिड को हमने कितने भागों में बांटा? अर्ध शुष्क या बांगड़ को 4 भागों के अंदर। तो 4 भागों के नाम आपको याद होने चाहिए। इनकी विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे हम कल। अब आप लोगों के जो कमेंट हो टॉपिक से रिलेवेंट या कोई समस्या हो तो वह आप बता सकते हैं। देखो कमेंट आ रहा है कि सर राइट एंगल ड्यून्स, यानी जो राइट एंगल पे जो ड्यून्स बनता है, तो राइट एंगल पे अगर एक आंसर पूछा है तब आंसर रहेगा ट्रांसफरस। राइट एंगल यानी जो इस प्रकार का टी शेप में राइट एंगल पे जो बन रहा है वो अपने आप में किस प्रकार का रहेगा? ट्रांसफरस, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और जब क्वेश्चन ये दे दिया गया कि अनुप्रस्थ की तरह कौन है, जब क्वेश्चन में ये आ गया अनुप्रस्थ की तरह और कौन है, तो इससे मिलते जुलते अपने 2 ड्यून्स और बताएं आपको, बरखान और पैराबोलिक। इसका मीनिंग बरखान और पैराबोलिक भी इसी फैमिली के ड्यून्स है। राइट एंगल या समकोण वाले बालू का स्तूप है, उन्हीं में काउंट होते हैं ये भी। हितेश गुप्ता प्लाया लेक, प्लाया लेक आगे आपके चैप्टर में है इसमें डेजर्ट में, तो प्लाया लेक के बारे में बता देंगे आगे टॉपिक में कंप्लीट होने के बाद बताएंगे इसको। ये मरुस्थल में वैसे पाई जाने वाली अस्थायी पानी की झीलें होती हैं जिनमें सामान्यतः सैलिनिटी भी देखने को मिलती है, लवणता भी देखने को मिलती है। ऑब्स्टेकल ड्यून से ये पहाड़ों के अवरोध के कारण बनते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक आकृति नहीं होती है। जैसे राइट एंगल वाले हैं वो तो बिल्कुल राइट एंगल यानी समकोण पर बनते हैं, जबकि अवरोधी में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता। पहाड़ आ गया और उसके पास मिट्टी जाके जमा हो गई, तो इसका मीनिंग वो पहाड़ के अवरोध से बना हुआ अवरोधी बालू का स्तूप जो पहाड़ों के दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक शब्द यूज नहीं होता। मुख्यतः अरावली या पर्वतीय क्षेत्रों के अवरोध से बने हुए बालू का स्तूप, यानी जो बैरियर्स, तो ये शब्द है अवरोध।
से बने हुए बालू का स्तूप को अवरोधी बालू का स्तूप। और इसमें मुख्यतः जीवाश्म वाला पॉइंट और ये अरावली के कुछ जिले स्थान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पुष्कर, बेचून की पहाड़ियां जयपुर, जोबनेर की पहाड़ियां जयपुर और सीकर, सीकर में भी वही अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके अलावा किसी का कोई और डाउट? लाइव स्टूडेंट कितने? सभी के डाउट क्लियर हो गए? ड्यून्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। देखो ये थली और तली वाले कॉन्सेप्ट अपने आगे बचे हुए हैं ज्योग्राफी के अंदर, ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गए। ये आगे जैसे ज्योग्राफी का पार्ट आएगा तब कंप्लीट करवाएंगे। आगे वाली चीजें मत पूछो आप, क्योंकि आपके पास क्या नोट्स हैं अभी। सॉरी। तो चलो आज के इस सेशन को, क्लास को यहीं एंड करते हैं अपन। बाकी कल देखेंगे, कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हो कल पूछ लीजिएगा बाकी। थैंक यू।